दिल को छू लेने वाली कहानी। आश्रय। मुंबई के एक आलीशान होटल की 7वीं मंजिल पर मेरा कमरा था। हाथ में कॉफी का प्याला लिए मैं बालकनी में आ खड़ी हुई। नीचे सड़क पर तेज गति से भागती गाड़ियां थी और नजर के सामने समुद्र का अंतहीन जल। मेरी नजर दूर जाते एक जहाज पर टिक गई। मैं उसे जाते हुए तब तक देखती रही जब तक वो मेरी आंखों से ओझल नहीं हो गया। आज एक बार फिर जहाज मेरे दिल को बेचैन कर गया था। हालांकि उस घटना को घटित हुए कई साल बीत गए थे। कॉफी का प्याला कब का खाली हो गया था और मुझे इस बात का एहसास तक नहीं हुआ। आंखें जहाज पर टिकी थीं, पर दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। 2 घंटे बाद मुझे एयरपोर्ट के लिए निकलना था। माँ की सूनी आंखें मेरा पीछा कर रही थी। उनकी आंखों में एक बेबसी थी, जैसे कह रही हो, मत जाओ निक्की, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। 8 साल पहले माँ को लकवे का दौरा पड़ा था। तब से वो बेबस, लाचार बिस्तर पर ही थी। इन 8 सालों में बहुत कुछ बदल गया। पापा हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गए। मैं नौकरी में तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ती गई। बस एक माँ थी जो वहीं की वहीं ठहरी रही। माँ ने संगीत में विशारद किया था। वो बहुत अच्छा गाती थी। उसके गले में साक्षात सरस्वती का वास था। उसकी गायकी को नए आयाम मिले, इसलिए पापा ने मुंबई तबादला ले लिया। उस समय मेरी उम्र करीब 2 साल थी। मेरी और घर की देखरेख में पापा ने अपना पूरा सहयोग दिया। माँ के बचपन की सहेली कविता मुंबई में ही रहती थी। उसका शहर के नामी लोगों के बीच उठना बैठना था। उसने अपने किसी जान पहचान वाले से कहकर माँ को रेडियो पर गाने का मौका दिलवाया। गाना बहुत पसंद किया गया। अखबारों में माँ की तस्वीर के साथ उनकी गायकी की खूब प्रशंसा हुई। एक उभरती गायिका ने संगीत की दुनिया में मचाई धूम। उस गाने को सुनकर एक बड़े संगीतकार ने माँ को अपनी फिल्म में एक गीत गाने का मौका दिया। साथ ही उन्होंने यह वादा भी किया, यदि गीत सफल रहा तो मेरी अगली फिल्म के सभी गाने तुम ही गाओगी। माँ बहुत उत्साहित थी और उन्हें देखकर पापा भी खुश थे। जिस दिन गाना रिकॉर्ड होना था मुझे तेज बुखार हो गया। पापा ने माँ से कहा, तुम निश्चिंत होकर जाओ, मैं निकी को संभाल लूंगा। जब माँ जाने लगी तब मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, माँ मत जाओ। माँ ने संगीतकार को फोन करके मना कर दिया। उसने कठोर शब्दों में कहा, एक गीत की ख्याति के बाद तुम्हारे इतने नखरे हैं तो आगे क्या होगा। उन्होंने माँ की पूरी बात सुने बिना ही फोन काट दिया। कुछ समय बाद एक पत्रकार ने संगीतकार से पूछा, आप उस नई कलाकार को गाने का मौका क्यों नहीं देते। संगीतकार ने जवाब दिया, मौका दिया था पर वो बहुत ही गैर जिम्मेदार और अव्यावसायिक है। रिकॉर्डिंग के दिन अंतिम क्षण पर फोन करके मना कर दिया। मेरा लाखों का नुकसान हो गया। ऐसी स्थिति में मैं क्या कोई भी मौका नहीं देगा। इस साक्षात्कार के बाद माँ को दोबारा कभी फिल्मों में गाने का अवसर नहीं मिला। आप उस नई कलाकार को गाने का मौका क्यों नहीं देते। संगीतकार ने जवाब दिया, मौका दिया था पर वो बहुत ही गैर जिम्मेदार और अव्यावसायिक है। रिकॉर्डिंग के दिन अंतिम क्षण पर फोन करके मना कर दिया। मेरा लाखों का नुकसान हो गया। ऐसी स्थिति में मैं क्या कोई भी मौका नहीं देगा। इस साक्षात्कार के बाद माँ को दोबारा कभी फिल्मों में गाने का अवसर नहीं मिला। माँ के आग्रह करने पर कविता ने एक समारोह में माँ का एक गाना करवाने का वादा किया। जिस दिन माँ का कार्यक्रम था उसी दिन मेरे स्कूल में भी एक उत्सव था। मैं पहली बार स्टेज पर गाने वाली थी। संगीत मेरे खून में था और मेरी गुरु मेरी माँ थी। उसके बिना इतने लोगों के बीच गाना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। मैंने आंखों आंसू भर कर कहा, माँ तुम्हारे बिना मुझसे न होगा। माँ ने एक बार फिर हाथ आया मौका छोड़कर मुझे प्रोत्साहित किया। ऐसे न जाने कितने मौके थे जब माँ ने अपना सब कुछ छोड़कर मेरा और पापा का साथ दिया था। आज जब उन्हें मेरी जरूरत थी तब मैं अपने करियर की खातिर उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़कर जा रही थी। अचानक कमरे में रखा फोन बज उठा। मैंने भागकर रिसीवर उठाया। होटल रिसेप्शनिस्ट का फोन था।
आपको एयरपोर्ट ले जाने के लिए गाड़ी तैयार है। रिसीवर रखकर मैं तेजी से बाथरूम की ओर चल दी। तैयार होकर मैं नीचे पहुंची तो मेरी नज़र होटल की बेकरी शॉप में रखे केक पर पड़ी। कल तो माँ का जन्मदिन है। पेरिस जाने की हड़बड़ाहट और माँ के रहने की व्यवस्था करने में मैं इतनी बड़ी बात भूल गई। मैंने दुकान पर जाकर कल सुबह माँ के लिए केक भेजने का अनुरोध किया। केक ऑर्डर करके मैं एयरपोर्ट के लिए निकल गई। रास्ते भर माँ और उसके साथ बिताए पल याद आते रहे और याद आता रहा मेरा अतीत। माँ के भरसक प्रयास के बाद भी मेरा रुझान संगीत की तरफ नहीं हो पाया। मैं कुछ अलग करना चाहती थी। मैं फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी, इसलिए मैंने दिल्ली में दाखिला ले लिया। कोर्स पूरा होते ही मेरी शादी एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर से तय हो गई। सब बहुत खुश थे, माँ, पापा और खास करके मेरी दोस्तम। उनका कहना था, निक्की, तू तो बड़ी भाग्यशाली है, तेरी तो ऐश हो गई, पूरी दुनिया घूमेगी, वो भी मुफ्त में। हमको तो तुमसे जलन हो रही है। जहाँ सब खुश थे, मैं ढेर सारी आशंकाओं से घिरी थी। दिल में एक अजीब सी घबराहट थी। पता नहीं कैसी जिंदगी होगी। मुझे लगता था कि इस तरह की नौकरियों में पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव अधिक होता है। पार्टियों में शराब का सेवन और अंग्रेजी धुनों पर नाचना। मैं इन सब से कोसों दूर भारतीय सभ्यता में लिप्त एक पारंपरिक लड़की थी। जब मैंने पिताजी से अपने इस भय का जिक्र किया तो उन्होंने हंसकर टाल दिया। इसके अलावा और बहुत सारी दुविधाएं थी। मुझे तो बस पर बैठते ही उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं। फिर जहाज पर मेरा क्या होगा? एक अनिश्चित जीवन शैली होने से मेरे करियर का क्या होगा? ढेर सारी शंकाओं के बीच मेरी और जतिन की शादी हो गई। उन्हें 2 महीने बाद जहाज पर जाना था। मैं भी उनके साथ जाने वाली थी, इसलिए उनका कहना था कि अभी हमको अपना पूरा समय अम्मा के साथ बिताना चाहिए। ढेर सारी शंकाओं के बीच मेरी और जतिन की शादी हो गई। उन्हें 2 महीने बाद जहाज पर जाना था। मैं भी उनके साथ जाने वाली थी, इसलिए उनका कहना था कि अभी हमको अपना पूरा समय अम्मा के साथ बिताना चाहिए। हमारी शादी को 1 हफ्ता ही हुआ था कि अचानक जतिन को नौकरी से बुलावा आ गया। इतनी जल्दी मेरे कागज तैयार नहीं हो सकते थे, इसलिए उन्हें अकेले ही जाना पड़ा। 3 महीने बाद वापस आने का वादा करके वह चले गए। चलते समय उन्होंने कहा, दोनों लोग एक दूसरे का ख्याल रखना। जतिन के अचानक चले जाने से मैं काफी उदास थी। बहुत सारे अरमान एक साथ चकनाचूर हो गए थे। 3 महीने के लिए कोई नौकरी भी नहीं कर सकती थी। पहले सोचा कि मुंबई माँ पापा के पास चली जाऊं, पर अम्मा से कहने की हिम्मत नहीं हुई। सोचा कुछ दिनों बाद बात करूंगी। अम्मा दिन भर मन लगा कर रखती, एक पल भी उदास नहीं होने देती। कभी अपनी सहेलियों के घर ले जाती और कभी वो लोग आ जाती। उनकी दोस्तें तो अम्मा से भी ज्यादा रौनक लगाती। कभी हम सब ताश खेलते, कभी फिल्म देखने जाते और कभी बाजार। अम्मा खूब खरीदारी करवाती। हमेशा मेरी पसंद का ही खाना बनता, फिर चाहे अपना घर हो या अम्मा की दोस्तों का। मैं सबकी लाडली बन गई थी। मैं मजाक में कहती, अम्मा, अपने बेटे को कह दो मैं तो नहीं आ रही उसके पास। वहाँ न तो इतना लाड़ प्यार मिलेगा और न यह मस्ती। जतिन को गए 2 महीने हो गए थे। एक रात मैं और अम्मा खाने के बाद टीवी देख रहे थे, तभी समाचार में पता चला कि जतिन के जहाज को समुद्र लुटेरों ने अपने कब्जे में ले लिया है। ये सुनकर मैं घबरा कर रोने लगी, पर अम्मा ने अपने को मजबूत रखते हुए मुझे संभाला। हम हर क्षण एक भय से गुजर रहे थे। एक एक पल भारी था। अम्मा की दोस्तों में से कोई न कोई हमेशा हमारे पास रहता। अम्मा मेरे सामने चट्टान की तरह मजबूत खड़ी रहती। मेरे खाने पीने से लेकर हर बात का ध्यान रखती। रात में देर तक वो मेरे बालों को सहलाती रहती। उनको देखकर कोई नहीं कह सकता था कि उनका इकलौता बेटा, उनका एकमात्र सहारा, इतनी बड़ी मुसीबत में है। रात को जब भी मैं जागती, अम्मा को भगवान के आगे दिया जलाए पूजा करते ही पाती। मैं उनके दिल की हालत समझती थी। उनके दिल में आशंकाओं का समंदर था। जैसे बथे हुए वो अपने बेटे के सही सलामत लौटने की दुआ कर रही थी। मेरे सामने मजबूत खड़ी माँ ईश्वर के आगे कुछ टूटती हुई दिखाई पड़ती। 1 हफ्ते बाद खबर मिली कि लुटेरे ने जहाज के कप्तान
और एक अफसर जतिन की निर्दयता से हत्या कर दी। खबर मिलते ही अम्मा के सब्र का बांध टूट गया और वो मुझसे बिना कुछ कहे ही अपने बेटे के पास चली गई। ये तक नहीं सोचा कि उनका बेटा मेरी जिम्मेदारी उन्हें दे गया था। अब मेरे लिए उनका क्या हुक्म था। शादी के इन 2-2.5 महीनों में मुझे जो लगाव अम्मा से हो गया था वो शायद अपनी माँ से भी नहीं था। पापा आकर मुझे अपने साथ मुंबई ले गए। मुझे इस रूप में देखकर माँ सहन नहीं कर पाई और उनके पूरे शरीर पर लकवा मार गया। पापा अपने को बहुत असहाय महसूस कर रहे थे। कहीं न कहीं उन्हें इस बात का अफसोस भी था कि उन्होंने ये शादी मेरी इच्छा के विरुद्ध की थी। मैंने उनसे कहा था, पापा इस नौकरी में बहुत खतरा है, कहीं जहाज डूब गया। पापा ने इसे मेरा बचपना समझकर कहा था, खतरा तो बेटा सड़क पर चलने में भी है। जल्द ही पापा भी हमें छोड़कर चले गए। इतने कम समय में इतना कुछ देख लिया था कि दोबारा जिंदगी में ग भरने की कोई इच्छा ही नहीं रही। अब मेरी जिंदगी के 2 ही मकसद थे, एक तो माँ की देखभाल करना और दूसरा मेरा करियर, जिसकी शुरुआत गुजारा चलाने के लिए हुई थी, पर अब वो मेरा जुनून बन गया था। ड्राइवर ने ब्रेक लगाया और एक ही झटके में मैं अपनी पिछली जिंदगी से निकलकर टैक्सी की पिछली सीट पर आ गई। एयरपोर्ट आ गया था। कुछ भारी मन और बोझिल कदमों से मैं अंतर्राष्ट्रीय प्रस्थान के गेट की ओर चल दी। जब मेरी बॉस ने पेरिस में नया ऑफिस बनाने की जिम्मेदारी मुझे दी तब मैं बहुत खुश हुई। यह एक बहुत बड़ा काम था और पेरिस में काम करने का सपना तो मेरा कॉलेज के समय से था। अभी सब मुझे बधाई दे ही रहे थे कि माँ का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ गया। मैंने बॉस को अपनी मजबूरी बताते हुए मना कर दिया। उन्होंने मुझे समझाते हुए कहा, निक्की, सिर्फ 1 साल की ही तो बात है। एक बार ऑफिस ठीक से शुरू हो जाए फिर तुम किसी और को अपना काम सौंप सकती हो। मैंने परेशान होते हुए कहा, 1 साल बहुत लंबा समय होता है, इस बीच मेरी माँ का क्या होगा। उन्होंने सहज भाव से कहा, तुम उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ सकती हो। मैंने कुछ नाराज होते हुए कहा, वृद्धाश्रम? कभी नहीं, वहाँ की हालत बहुत खराब होती है, कोई ठीक से देखभाल नहीं करता। बॉस ने एक बार फिर समझाया, मुंबई के बाहर एक बहुत अच्छा वृद्धाश्रम है, आश्रय, बहुत ही साफ सुथरा और सभी सुविधाओं से युक्त। देखभाल भी घर के सदस्य की तरह करते हैं। मेरी बहन की सास वहाँ रहती है, इसलिए मैं निश्चित रूप से कह रही हूँ, खर्चा जरूर थोड़ा ज्यादा है, पर तुम उसकी चिंता मत करो, उसे कंपनी देख लेगी। मैंने कुछ झिझकते हुए कहा, वैसे भी माँ को मेरे बिना रहने की आदत नहीं है, मैं उनको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। उन्होंने कुछ कड़क होते हुए कहा, निक्की, ऐसे मौके रोज रोज नहीं मिलते। सफलता के लिए लोग क्या क्या त्याग करते हैं। अगर तुम नहीं जाना चाहती तो तुम्हारी मर्जी, मेरे पास और भी विकल्प हैं। कोई भी फैसला लेने से पहले मैंने स्वयं आश्रय का निरीक्षण किया। उस जगह को मैंने बिल्कुल वैसा ही पाया जैसा कि बॉस ने बताया था। मुझे लगा कि घर पर तो माँ दिन भर बस एक नर्स के साथ अकेले ही रहती है, यहाँ तो उसे काफी हम मिल जाएंगे। मैं आश्रय से संतुष्ट थी, इसलिए मैंने जाने का फैसला कर लिया। मैं खुश थी पर माँ उदास। जैसे जैसे मेरे जाने का दिन निकट आ रहा था, माँ की उदासी बढ़ रही थी। आश्रय में उन्हें छोड़ते समय उनके साथ साथ मेरी भी आंखें भर आई थी। तभी से मन में उदासी और ग्लानि थी। माँ की आंखें अभी भी मेरा पीछा कर रही थी। मैंने पलट कर देखा, टैक्सी अभी भी वही खड़ी थी। मैं लगभग भागती हुई टैक्सी पर पहुंच गई। ड्राइवर ने मुझे इस अवस्था में देखकर आश्रय से पूछा, क्या हुआ दीदी, कुछ छूट गया क्या? मैंने आंखों में आंसू भरकर भराई हुई आवाज में कहा, हाँ, कुछ बहुत कीमती। आश्रय चले, कहते हुए मैं टैक्सी में बैठ गई। गाड़ी तेज रफ्तार से खाली पड़ी सड़क पर दौड़ रही थी। मैंने खिड़की का शीशा नीचे कर दिया था। बाहर से हल्की ठंडी हवा आ रही थी। सब कुछ शांत हो गया था। न कोई घबराहट, न उदासी, न ग्लानि और न ही कोई अपराध की भावना। ड्राइवर ने गाड़ी आश्रय के पोर्टिको में कर दी। मैंने खुश होकर किराए के साथ एक अच्छी रकम टिप के रूप में दी। उसने आश्चर्य से मेरी तरफ देखा। मैंने मुस्कुरा कर कहा, आज मेरी माँ का जन्मदिन है, दुआ करना मेरा और उनका साथ हमेशा रहे।
केक लेकर मैं माँ के कमरे में पहुंची। जन्मदिन मुबारक हो कहते हुए मैंने माँ को गले लगा लिया। माँ की बुझी आंखों खुशी की लहर आ गई और यही मेरी असली सफलता थी। धन्यवाद।